नमस्कार। इस वक्त आप टाइम्स ऑफ भारत के साथ है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। पिछले हफ्ते भर में देश में दो ऐसी खबरें आई जिससे काफी खलबली मची। पहली खबर लखीमपुर खीरी से थी और दूसरी खबर एनसीबी की यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापामारी से जुड़ी हुई खबर थी। सवाल इसे लेकर उठ रहा है कि जहां 302 का एक आरोपी है वहां उसको अरेस्ट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक एक सरकार को, एक पुलिस को खानी पड़ती है। दूसरी तरफ मुंबई में एनसीबी के जो ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है उस एक्शन पर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट, मतलब कई लोग दबी जुबान से, कुछ लोग अब खुल्लम खुल्ला सवाल जरूर उठा रहे हैं। वैसे मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कुछ हलकों में इसकी तारीफ भी हुई है, लेकिन शनिवार रात को सवाल महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीबी के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने उठाया और सीधे सीधे एनसीबी पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाए। दो आरोपियों को छोड़ जाने का आरोप लगाया और इसी तू मैमे के बीच में एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या शाहरुख खान के बेटे को और जो बाकी आरोपी हैं उनको जो ये क्रूज शिप में पार्टी चल रही थी, इस पे जो पकड़े गए, इनसे जो ड्रग्स मिलने की बार बार बात कही जा रही है, उनका गुनाह क्या इतना बड़ा है कि उन्हें जेल में भेज दिया गया है, लगातार वो जेल में है। जाहिर सी बात है कि सवाल इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि एक्शन जो है वो होना चाहिए। बात इस बात पर है कि क्या एनसीबी पूरी तरीके से प्रोसीजर फॉलो कर रही है और क्या शाहरुख खान के बेटे को सिर्फ शाहरुख खान के बेटे होने का, सेलिब्रिटी के बेटे होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। शुरुआत में मैं इस देश के प्रसिद्ध वकीलों को, अधिवक्ताओं को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ विकास सिंह साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर वकील हैं। हमारे साथ मुकुल रोहतगी साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व एएसजी हैं। विकास जी भी पूर्व एएसजी रहे हैं। पिंकी आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये भी पूर्व एएसजी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं मुकुल जी, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या आर्यन खान को सिर्फ शाहरुख खान, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं, इसी वजह से उनके ऊपर इतनी सख्ती हो रही है, उनको एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अगर मैं आपको रेड के तथ्यों पे ले जाऊं तो एनसीबी ने जब पहले दिन इनको प्रोड्यूस करा था तो उन्होंने एक दिन की कस्टडी मांगी और इसमें सीधा सीधा कहा कि इनके पास से कोई बरामदगी हुई नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये मदद कर सकते हैं, इस वजह से इनको कस्टडी में हमारे पास छोड़ दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नशीले पदार्थ का सेवन गैर कानूनी है, हानिकारक है, हेल्थ के खिलाफ है, सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ है। ये बात तो सही है, लेकिन जैसे आपने कहा, हमारे कानून में ब्रॉडली दो कंपार्टमेंट कहूंगा मैं। एक कंपार्टमेंट है जो सेवन करता है, जिसके पास कोई ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग नहीं मिलती, और दूसरा कंपार्टमेंट है डीलर पेडलर का, जो कमर्शियल क्वांटिटी लोगों को बेचते हैं। तो जो पहला कंपार्टमेंट है सेवन का, जहाँ छोटी क्वांटिटी हो, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, उसमें कानून के हिसाब से 6 महीने और 1 साल की सजा हो सकती है। और दूसरा कंपार्टमेंट में 10 साल या 10 साल के ऊपर भी हो सकती है। लिहाजा आर्यन खान, जहां तक मैंने देखा है, वो पार्टी में जरूर थे, लेकिन उनसे कोई बरामदगी नहीं है, कोई चार्ज पेडलिंग या ड्रग डीलर का नहीं है, उन्हें पैसे कमाने का कोई इसमें मुद्दा नहीं है। और अगर कंजम्पशन का मुद्दा है और एक आध दिन की अगर कस्टडी चलो मान भी ली, तो ये 1 हफ्ते से अंदर रखना और जुडिशियल कस्टडी में भेजना मेरे हिसाब से ये एक्सेसिव है। और ये सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी की संतान होने के कारण ये भुगत रहे हैं। एक या 2 दिन की कस्टडी के बाद बेल मिल जानी चाहिए। यंग लड़का है, हो सकता है सेवन किया हो, गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हफ्तों हफ्तों जेल में रखा जाए। उसकी अलग औपचारिक प्रॉब्लम्स होती हैं जी। तो मेरे हिसाब से इनको बेल 2 या 3 दिन के बाद जरूर मिल जानी चाहिए जी। दैट इज वो पनिशमेंट इनफ है। और यंग युवा को ये समझना चाहिए इस मुल्क के भी ये गलत चीज है, जी, सेवन इसका बिल्कुल ना किया जाए। बट मेरे हिसाब से
आज की तारीख में इनके साथ जो सलूक किया गया है वो एक्सेसिव। पिंकी आनंद जी, आपको लेके आना चाहता हूं क्योंकि इस बात पे कोई दो राय नहीं है और कोई भी इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि ड्रग्स का सेवन करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, कानून में एक अपराध भी है। लेकिन जिस तरीके के लूप होल्स और सवाल अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर अब तक उठाए गए हैं, लगता यही है कि एक टारगेटेड ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहा था। एनसीबी का ध्यान उन लोगों को पकड़ने से ज्यादा जो लोग सप्लाई में संलिप्त हैं, बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेकर आते हैं, लगता है कि ये हाई प्रोफाइल हेडलाइन एक्ट्स में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये बड़ी मुश्किल है कानून में। अगर आप एक्शन लें, एनसीबी ने जिस प्रकार से एक्शन लिया और ड्रग डीलिंग के जो केसेस में या ड्रग के केसेस में जैसे लोगों को अरेस्ट किया, 8 लोगों को किया, अरेस्ट किया, उनको अल्टीमेटली पेश किया, जुडिशल रिमांड हुई, उसके बाद ऑफ कोर्स मामला बेल वगैरह पर भी आया। लेकिन जब एनसीबी एक्शन लेती है नारकोटिक्स ड्रग के तहत, इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, उस समय ये कहा जाए कि ये एक्सेसिव है तो मेरी समझ से तो ये बाहर है। जहाँ तक अभी मुकुल जी ने कहा बेल का सवाल है, वैसे तो बेल मैजिस्ट्रेट के आगे मूव हुई है जो हो ही नहीं सकती थी, गलत जगह पे मूव किया है। अगर आप अरेस्ट ना करें तो मुश्किल, और अगर आप अरेस्ट करें तो मुश्किल। मंडे को बेल वैसे भी शायद लगाई जा रही है जो मैंने सुना है, तो बेल का तो जो भी होगा वो कोर्ट के तहत होगा और अगर डिनाई होती है तो उसके जो भी ग्राउंड्स है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन ये कहना कि सेलिब्रिटी है इसलिए उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट तो सब लोगों को किया जो पार्टी में थे, सब लोगों को अल्टीमेटली इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज भी शायद जो ड्राइवर है उसकी भी तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो इसलिए टू कम टू द इशू कि क्या है उसमें, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। उससे पहले ये कहना कि सेलिब्रिटी है इसलिए ज्यादा हो रहा है, बल्कि ये भी आप कह सकते हैं कि चैनल में भी जितनी बातें उठाई जा रही है इसीलिए उठाई जा रही है क्योंकि सेलिब्रिटी का बेटा है, बाकी लोग भी तो इन्वॉल्व हैं। मैम, लेकिन मैं ये सवाल, और मैं विकास जी के पास ये सवाल लेके जाता हूं कि ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है विकास जी, क्योंकि जो प्रोसीजर्स हैं उसको लेकर भी सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं। चाहे वो विटनेसेस की बात हो, एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वही लोग उसको पकड़ के लाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जो सर्कमस्टांसेस हैं, एनसीबी जब पहले दिन इनको लेके जाती है कोर्ट में तो कहती है कि इनके पास से कुछ बरामदगी नहीं हुई। अगर बरामदगी नहीं हुई, एनसीबी ने कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराया, तो फिर वो ये बात कैसे कह सकते हैं कि आर्यन खान वहां पे ड्रग्स ले रहा था? और उसके बाद लगातार जिस तरीके की प्रोसेस रही है, इसी वजह से इस पे सवाल उठ रहे हैं। आप आज के प्रोग्राम में जो आपने मुद्दा उठाया है ना कि सेलिब्रिटी के वजह से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, पिंकी आनंद ने एक्चुअली इसका जवाब आपको दे दिया है। अगर आज उनको पहले दिन ही छोड़ दिया जाता ना, तो आज आपके चैनल पे ये चलता होता कि शाहरुख खान का बेटा इसीलिए उसको एक दिन में छोड़ दिया गया। यही प्रॉब्लम है, जज फील कर रहे हैं कि अगर हम इनको एक दिन में छोड़ दें या इनको अरेस्ट ही ना करें, एनसीबी वाले भी सोचे कि अरेस्ट ना करें, तो सारी दुनिया ये कहेगी कि अरे ये तो शाहरुख खान के बेटे इसलिए इनको अरेस्ट नहीं किया। बट मैं मुकुल जी से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। जो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ये काम होता था ना, पहले जब भी कोई बच्चा पकड़ाता था, या बच्चा का मेरा मतलब है 23-24 साल से, मेरा मतलब बच्चा नाबालिग से ही नहीं है, ये सब इंप्रेशनेबल एज के लड़के होते हैं। इस तरह के जब लड़के पकड़ाते थे ना कंजम्पशन में, तो कभी भी अरेस्ट नहीं होता था, उनको हमेशा डांट के घर भेज देते थे, एक आध दिन इंटरोगेशन के लिए बुला दिया गया। ये नया स्टार्ट हुआ है रिया चक्रवर्ती के बाद से, व्हाट्सएप चैट को बेसिस बना करके। और रिया चक्रवर्ती में भी अगर आपको याद होगा तो मैंने उस समय भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट जो है एक तरह से डिवाइन जस्टिस है। आज नारकोटिक्स का केस उसके खिलाफ भी नहीं बनता। मैंने डे 1 पे कहा था कि नारकोटिक्स का जब तक कोई, क्योंकि नारकोटिक्स का जो कानून है वो सारा एक रिकवरी बेस्ड है, जितनी क्वांटिटी रिकवर्ड उतनी सजा, क्वांटिटी नहीं है तो सजा का कोई मतलब ही नहीं बनता। तब उसके बाद दूसरी सजा हो सकती है सिर्फ पेडलर का। कंजम्पशन में जितने भी केसेस हुए, एक तो कंजम्पशन वाले केसेस ही बहुत कम हुए जिनको चार्ज किया है कंजम्पशन के बेसिस पे जी, और कंजम्पशन में जितने भी केसेस हुए किसी में आज तक सजा नहीं हुई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक कंजम्पशन का केस चला था, वो अल्टीमेटली कन्विक्शन में गया नहीं। तो कंजम्पशन में एक तो साल भर की सजा हो सकती है मैक्सिमम, साल भर की सजा में ऐसे भी बेल मिलना चाहिए, तो उसको अंदर ले क्यों गया ये समझ में नहीं मेरे को आ रहा है। और प्लस जो आप बता रहे बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ चल रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है और बहुत सवालिया निशान उठाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में कि अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज
वो कर रहे हैं या कोई और उसको उस इन्वेस्टिगेशन को कोई और कंट्रोल कर रहा जी। है? ये बड़ा भारी सवाल एक्चुअली उठ रहा है इन लोगों को। आज तक इन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन ये बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ साथ घूम रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इस तरह के बच्चों के साथ सहानुभूति करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये बच्चे जो है थोड़े तरह से गुमराह हो गए। अगर इनका कंजम्पशन इनके बारे में कंजम्पशन की बात सही है तो व्हाट्सएप चैट में ग्रुप चैट जो होते हैं, हमारे भी बहुत से फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स का एक ग्रुप या चैट आज भी चल रहा है, बहुत सी चीज लोग पोस्ट कर जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल भी पोस्ट कर देते हैं। जी। कल को मेरा फोन ले बोले नहीं आपके फोन में ये मिला। ये इसको एक बुनियाद बना करके किसी को अरेस्ट करना या उसको जेल में रखना। और आज बताइए आपने उनको आर्थर जेल भेज दिया जहां पर की हार्डन क्रिमिनल्स रहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है आप एक समाज के लिए बड़ा नुकसान कर रहे हैं बनिस्बत की आप इस और बड़े बड़े जो रियल सप्लायर है या जो रियल पेडलर्स हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। वो सारे घूम रहे हैं आराम से जी। और पकड़े कौन जा रहे हैं? वही जो बच्चे वहां पे पार्टी में गए थे उनको पकड़े जा रहे हैं। कई देश ऐसे हैं, और मैं इसी सवाल पे आना चाहता हूं आप तीनों के पास। मुकुल जी, कई देश ऐसे हैं जहां पर जो लोग ड्रग्स का लेते हैं उनको एज अ विक्टिम देखा जाता है, उन्हें रिहैब में भेजा जाता है, और मेन फोकस जो रहता है वो उन लोगों के ऊपर रहता है जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। भारत में अगर हम भारत की बात करें तो छठा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा 6% जो दुनिया की कैनबीज है वो भारत के अंदर सीजर होती है। एनसीबी का फोकस जो बड़े सप्लायर्स हैं, रूट्स हैं, उनसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये 13 ग्राम कोकेन पकड़ा गया, 21 गोलियां पकड़ी गई। जो एंड यूजर है उसके ऊपर फोकस ज्यादा दिखाई पड़ता है बनस्पत इसके कि वो उन रूट्स को रोकें, उन सप्लायर्स को रोकें जो लेकर ये नशा देश के अंदर आ रहे हैं। देखिए, कानून तो ये कहता है पेडलर और डीलर्स को या इनके चैनल्स को पकड़ा जाए और सख्ती से काम लिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे विकास जी ने कहा, एनसीबी की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, आज की तारीख में ड्रग जो है हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बाहर मिलती है, रेस्टोरेंट, कैफे के बाहर मिलती है। इसका मतलब ये है कि वेल ऑयल्ड चैनल्स हैं, विदेश से आती है, पंजाब में सरहद पार से आती है और सारे हिंदुस्तान में बिक रही है। आपको उसको पकड़ना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। आप उसको एंड में पकड़ रहे हो। जो 20-22 साल या 25 साल का लड़का है वो कह रहा है भाई मैंने ट्राई करनी है, वो ट्राई कर रहा है, आप उसको पकड़ रहे हो, और जो मेन चैनल्स हैं वो नहीं पकड़ी जा रहे। देयरफॉर ये इन्वेस्टिगेशन, इस केस की नहीं कह रहा मैं, पुराने कई सालों से देखा जाए तो ये लॉपसाइडेड इन्वेस्टिगेशन है। It is not attacking the real problem. Sometimes the remedy is worse than the disease, जिसको कहते हैं। पहले आपको डिजीज को पकड़ना है, उसको जड़ से निकालना है। और दूसरी चीज, एक चीज और देखिए, कई विदेशी मुल्कों में जो माइल्ड ड्रग्स है जैसे गांजा है या और चीजें हैं, उनको लीगलाइज किया गया है क्योंकि उनकी मेडिसिनल क्वालिटी होती है जी। दर्द को रिलीव करती है। कैनबिस या और मैंने सुना है ऑयल भी होते हैं, ऑयल आप लगा लीजिए पीठ पे या गर्दन में, तो उससे रिलीव करता है दर्द। और ये मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं। आपको याद है मॉर्फिन जब डेवलप हुई थी तो मॉर्फिन से दर्द कम होता था बिल्कुल के ज़माने। उसके बाद आपके पास एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो एक्चुअली इसी टाइप की ड्रग्स है जो सुला देती है। तो अब दुनिया में वो भी चल रहा है कि भाई जो ये माइल्ड ड्रग्स हैं इनका सेवन अगर रेगुलेटेड तरीके से किया जाए तो ठीक है। तो हमारी दृष्टिकोण में, हमारे संविधान में संशोधन अगर करना है तो किया जाए, कानून में संशोधन किया जाए, संसद में ये मुद्दा उठाया जाए कि भाई थोड़ा ये भी देखा जाए, बिल्कुल, और कानून को बदला जाए कि भाई पेडलर को पकड़ा जाए, ना कि 20-22 साल के लड़के। और इस केस में अगर कोई बरामदगी भी नहीं है, मेडिकल टेस्ट आपने किया नहीं, तो आपने पकड़ा किस बेसिस पे? क्योंकि चैट है, कल को मेरी भी चैट हो सकती है अपने दोस्तों के साथ, चलो भाई आज रात को हम एक शिप पे जाएंगे, वहां हम ड्रग का सेवन करेंगे, सपोज ये चैट है। इस चैट से तो कोई ऑफेंस नहीं होता। ऑफेंस तो या तो आपने पी है या खाई है तो मेडिकल टेस्ट दिखाएगा, बिल्कुल, आपकी जेब से निकला है। तो इसमें क्या था ऐसे? पिंकी जी, चलो ये भी मान लिया, तो ये भी मान लिया कि आपको एक आध दिन की इन्वेस्टिगेशन करनी है कि भाई तुम ये बातें कर रहे हो तो कहाँ से लिए जाती है, चलो वो भी हो गया। उस बात को आज 7 दिन होने का क्या मतलब? ये गलत है।
पिंकी जी, इसी वजह से मैं आपसे पहले भी सवाल पूछ रहा था कि क्या ये बड़े बाप का बेटा वाला सिंड्रोम है कि ऐसे एक बड़े अगर उसको आप रख देते हो तो एनसीबी अपने आप को जस्टिफाई भी करता है। एक बहुत बड़ी मशीनरी लगती है इन सब कामों में। अब आप ये खुद सोच के देखिए कि जैसे लगातार ये जो सवाल उठ रहे हैं कि कोई उसके ऊपर से कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुए, उसके ऊपर से एनसीबी ने कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराया ये बताने के लिए कि उसने ड्रग्स लिए थे या नहीं लिए थे, क्योंकि सवाल ऐसा है क्योंकि वो बड़ा एक हेडलाइनिंग एक्ट बनता है, जो इनके विटनेस हैं उसके ऊपर खुद ही सवाल उठ रहे हैं। और एनसीबी की रीसेंट हिस्ट्री आप देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पकड़ा गया, हेडलाइन एक्ट बना, और जैसे जैसे कोर्ट में ये बात आगे बढ़ी एनसीबी को कड़ी फटकार लगी। तो इसी वजह से मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि क्योंकि शायद ये एक बड़े बाप का बेटा है, इस वजह से एनसीबी को इसमें हेडलाइन एक्ट दिखाई पड़ता है। कानून के आधार पर अगर आप देखें तो बहुत वीक, कम से कम प्राइमा फेसाई दिखाई पड़ रहा है उसके खिलाफ केस। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, कानून का सवाल है, कानून के हिसाब से अगर कुछ केस बनता है तो जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही है। जहाँ तक बेल का सवाल है और जहाँ तक जुडिशियल रिमांड का सवाल है वो सब कोर्ट के तहत हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप ये कहते हैं कि आज की तारीख में कुछ भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, वो एक बात है। मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि अगर कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जैसे बोला गया आज भी चल रही थी और ड्राइवर भी शायद आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था, इंटरोगेशन के लिए, तो अगर कुछ भी है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ केस कि उसमें बेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर केस नहीं बनता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो जैसे मुकुल जी कहते हैं केस है जहाँ पर कंजम्पशन के ऊपर कहाँ तक आप उसको करेंगे वो एक बात है। कानून की बदलाव की बात तो खैर बहुत अलग बात है। डेफिनेटली द लॉ हैज टू बी चेंज, वो देखा जाएगा जब लॉ बदलता है। लेकिन आज की तारीख में कंजम्पशन कंपैरेटिवली लेसर ऑफेंस है एंड पेडलिंग एक मोर मेजर ऑफेंस है, स्ट्रिक्टर ऑफेंस है। इनफैक्ट आपको याद होगा जब एनडीपीएस लाया गया था तो इसी बलबूते पे लाया गया था कि आप ऐसी जो सेवन है, ड्रग्स का सेवन है, उसको रोकना है। उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके बाद में डेफिनेटली कुछ चर्चा हो सकती है। लेकिन देखा ज़रूर गया है कि कंजम्पशन के लास्ट स्टेजेस में ज़्यादा पकड़ना होता है, जो कि शायद पूरा टारगेट पहले का होना चाहिए। यानी कि जो पहला पूरा क्राइम है, जो पेडलिंग है, जो ड्रग सप्लाई है, वहाँ पर देखना चाहिए, ना कि सिर्फ कंजम्पशन के ऊपर। पर कानून में दोनों चीज़ों में गुनहगारी ज़रूर है, अलग सिस्टम है जहाँ तक ऑफेंसेस है। बट अगर आप ये कहें कि सिर्फ ये सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण ऐसे हो गया तो चर्चा का मुद्दा है। लेकिन वो भी एक है जो बाकी के साथ साथ वहाँ पर उस शिप के ऊपर जो भी रेप पार्टी थी वहाँ से कंजम्पशन के ग्राउंड के ऊपर पकड़ा गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। शायद हमको उसकी इंतज़ार ज़रूर करनी चाहिए कि उसमें क्या होता है। अगर नहीं कुछ केस बनता है तो वो आगे बात है। विकास जी, लेकिन अगर कुछ केस नहीं बनता है तो क्या एनसीबी के ऊपर ये सवाल उठाना लाजमी नहीं होगा कि आपने किन बिनाहों पर इस तरीके से किसी को इतने दिनों तक जेल में रखा या उसके ऊपर इस तरह की एलिगेशंस लगाई? क्योंकि हमने देखा अभी हाल फिलहाल में ही जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको इन्होंने बुलाया था एक किस केस के सिलसिले में, ड्रग्स के सेवन के सिलसिले में, वो जांच कहीं आगे बढ़ती दिखाई पड़ नहीं रही है। और जैसे कि आपने भी बात कही और मैं खुद भी, ये जो लगातार इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, पॉलिटिकल बायस के सवाल उठ रहे हैं, पूरा जो केस है एक सस्पिशन के रूप में देखा जा रहा है। इसी वजह से एनसीबी की साख पर भी सवाल उठ रहा है। सर देखिए, एनसीबी को यह समझना चाहिए कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो किसी की पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, और पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है। हमारे संविधान में भी उसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। आप एक दिन की कस्टडी, मेरे हिसाब से इसका एक दिन का कस्टडी भी इसमें जस्टिफाइड नहीं था। अगर जिसके पास पोजीशन ही नहीं मिला और जिसके कंजम्पशन का एलिगेशन भी नहीं है, उसका एक दिन भी रिमांड गलत है, एक दिन भी गलत है, एक मिनट भी गलत है। आप हाँ उससे पूछताछ कर सकते हैं, जरूर पूछताछ कर सकते हैं कि तुम्हारे इस चैट में अगर इस दोस्त ने कोई खरीदने की बात की है तो उस दोस्त का नंबर दो, उस दोस्त से बात करके पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा, अगर तुमने तुम्हारे फोन में अगर कोई चैट ऐसा मिल जाए जो तुमने खुद खरीदा है तो उस किससे खरीदा है उसका नंबर दो। वहां तक का क्वेश्चनिंग सही है। अगर उस क्वेश्चनिंग में अगर वो मना करता और मान लीजिए कि उसके फोन पे कोई ऐसा चैट मिलता जिसमें कि एक सप्लायर से बात कर रहा है और उस सप्लायर का आप नंबर पूछते कि भाई किसका नंबर है, वो बताने से इनकार करता, तो मैं समझ सकता था। बट ये उनका ये एलिगेशन भी, ये उनका कहीं एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कोई कोऑपरेशन नहीं किया या उनके फोन से कोई ऐसा चैट था जो डायरेक्टली कोई डीलर के साथ बात कर रहे हो जो उन्होंने शेयर करने से मना किया या बताने। और तीसरी बात,
फोन तो आजकल आप जब्त कर ले सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप फोन जब्त कर लेते। पर्सनल लिबर्टी क्यों जब्त किया? फोन से सारी बातें निकल जाती। अगर व्हाट्सएप चैट ही अगर बेसिस है, बिल्कुल, तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक टेल इतना जबरदस्त है, पेगासस तो बाहर का सॉफ्टवेयर, इजरायली सॉफ्टवेयर घुस के फोन के अंदर में जाके आपका कैमरा ऑन कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनके पास सारे सॉफ्टवेयर हैं कि फोन में डिलीटेड चैट को, ईडी ने डिलीटेड चैट को भी रिट्रीव कर लिया। तो इसलिए ये सारे आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप फोन रख लेते और फोन से जो निकालना है निकाल लेते, उस पर कोई पूछताछ होती है तो पूछने के लिए एक बार बुला लेते। इसलिए जहां तक पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, इस तरह से किसी के पर्सनल लिबर्टी के साथ खिलवाड़ करना कि हम तमाशा कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हम एनसीबी बड़ी भारी काम कर रही है और हम बड़ा भारी हमने कोई बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया है, ये बड़ा इससे नफरत है कि एनसीबी इसको एक अपना सडनली एक चेस्ट थंपिंग कर रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा हमने साजिश को पकड़ लिया। साजिश में अगर पकड़ते तो कोई पेडलर को पकड़ते ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है दिल्ली में आजकल बड़े पार्टी में बताते बच्चे कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां, जहां मंत्री के बच्चे और जो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जाते हैं, हर पार्टी में सर्व हो रहा है। अगर हिम्मत है तो एनसीबी को बोले हर दिल्ली के पार्टी में छापा डाले जहां भी बच्चों की पार्टी होती है और सारे बच्चों को अरेस्ट करके ले जाए। तो ये जो है ना, ये जो एनसीबी चेस्ट थंपिंग कर रही है कि हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एनसीबी के अफसर बड़े अपराइट अफसर्स हैं और बड़ा आदमी के बेटे को अरेस्ट कर लिया, ये मेरे ख्याल से एक पब्लिक को गुमराह करने का एक अटेम्प्ट है, एक पब्लिसिटी हंटिंग, हेडलाइन हंटिंग काइंड ऑफ के साथ, किसी के लिबर्टी के साथ खेल करके आप ये जो अपना आप वो कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, मेरे ख्याल से बहुत गलत है। बिल्कुल मुकुल जी, इससे पहले वाले केसेस में भी व्हाट्सएप चैट्स में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा फोकस रहता है। जैसे विकास जी कह रहे थे कि आप एंड यूजर के पीछे इस तरीके से पड़ रहे हैं, हमें अभी तक इस तरीके का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एनसीबी ने इस केस के अंदर भी इनसे कुछ क्लूज लेके एक बड़े पेडलर को पकड़ा हो या बड़ी बरामदगी करी हो। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो व्हाट्सएप चैट्स को लेकर ही सारा केस इर्द गिर्द घूम रहा है। और एक ये सवाल परसेप्शन पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बार बार अभी बात हो रही है, जैसे पिंकी जी ने भी कहा कि हम भी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि 2 केस थे इस हफ्ते। एक बड़े मंत्री के बेटे हैं जिनके ऊपर 302 जैसा मुकदमा लगता है, पुलिस 5 से 6 दिन लेती है उन्हें समन करने में भी, और यहां पर बिना पोजेशन के दिखाए हुए एनसीबी उनको पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार जेल के अंदर रखा हुआ है, आर्थर रेड जेल भेज दिया है। सर, कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड लोगों को दिखाई पड़ रहा है इसमें। मेरे हिसाब से दोनों केसेस की पैरवी गलत है। पहले केस, खेरी वाले केस में इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए था, क्योंकि वीडियो साफ दिखा रहा है कि इस गाड़ी ने कितने लोगों को कुचला, तो उसमें कोई शुभाई नहीं है। जो मालिक है और ड्राइवर है उससे तहकीकात करके अरेस्ट लाजमी था। जहां तक ये आपका ड्रग वाला केस है, इसमें कोई बरामदगी नहीं है, कोई कंजम्पशन का केस नहीं है। अगर व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप का केस है तो व्हाट्सएप बुनियाद नहीं बन सकता किसी केस के जब तक कोई और सपोर्टिंग मटेरियल ना हो। मैं तो इसलिए भी एक कदम आगे चलने को तैयार हूँ कि भाई अगर एक दिन की कस्टडी एनसीबी की थी ये पता करने के लिए कि भाई कौन डीलर है, किससे बात हुई, चलो वो कस्टडी बतेरी थी। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी बिल्कुल नाजायज है और गलत है, एक्सेसिव है। एक टिप्पणी में और करना चाहूंगा, जो आपने एक सवाल रेज किया कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उससे कोर्ट नहीं पूछती कभी कि भाई इतने दिन क्यों रखा आपने, क्यों अपोज कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि इस मुल्क में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो इस सेंस में एक्चुअली आंसरेबल नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कोर्ट को कुछ कहते हुए कि आपने रिमांड क्यों मांगी, आप अपोज क्यों कर रहे हो। कोर्ट फैसला कर देती है, एक अपोज कर रहा है, एक चाह रहा है। ऐसे ऐसे नाजायज केस होते हैं जिसमें बेल हो जानी चाहिए थी शुरू में, लेकिन महीनों नहीं होती। तो यहाँ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। पिंकी जी, सेलेक्टिव टारगेटिंग का जो बार बार इसमें बात हो रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ये और कोई होता तो शायद इस बारे में हम लोग इस समय बात नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसे बहुत सारे और अननोन आर्यंस होंगे, अगर वो कंजम्पशन भी कर रहे होंगे तो उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो एनसीबी के रेडार पे है ही नहीं, क्योंकि ये बड़े बाप का बेटा है, शायद इसी वजह से रेडार पे था। सेलेक्टिव टारगेटिंग और जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस, उसके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैम, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं इस बात को नहीं मान सकती कि सिलेक्टिव टारगेटिंग है। अगर किसी केस में किसी टिप ऑफ के बेसिस के ऊपर पार्टी कुछ हो रही है जिसमें कुछ भी संदेह है कि उसमें कंजम्पशन है, वो होना चाहिए या डीलर के ऊपर होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन आप अगर वहाँ पर सब लोगों को अरेस्ट करते हैं और उसमें से भी कई जो 2-3 लोग हैं उनकी बेल रिजेक्ट होती है, वो भी अल्टीमेटली आपको पता है मैजिस्ट्रेट के आगे मूव हुई है, इट शुड नेवर हैव बीन मूव देयर। और ये सब जानते हैं कानून में आप सेशन स्पेशल जज के आगे ही जाएंगे नारकोटिक्स एक्ट में। तो इस प्रकार से अगर आप ये कहें कि इसमें ऐसा सिलेक्टिव टारगेटिंग है और लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ कंजम्पशन की है, ये शाहरुख खान का बेटा इसलिए वो अरेस्ट होगा, ये सब बातों में कुछ भी मैं कहूँगी दम नहीं है। अल्टीमेटली एक्शन हैज़ टू बी टेकन। और कहाँ एक्शन होना चाहिए, उस बात जो सब मुकुल जी ने कही है और विकास भी कह रहे थे, वो अलग बात है कि आपको मेन एक्शन पेडलर्स और ड्रग्स जो ड्रग डीलिंग में करते हैं उनके खिलाफ लेना चाहिए, जो एक्चुअली क्राइम को फैलाते हैं। दोज आर लार्जर इश्यूज। या हमारे देश में क्या कानून है और बाकी देशों में क्या कानून है, किस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन कंजम्पशन भी एक गैर कानूनी मुद्दा है जिसमें आप अल्टीमेटली अरेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस केस की क्या मेरिट्स है, वो शायद वैसे भी कल तक जो मैटर जब आएगा बेल के ऊपर तो उसमें भी शायद बहस होगी और इन सब चीज़ें जो मुद्दे हैं आगे आएंगे। विकास जी, इन कंक्लूजन में आपसे समझना चाहता हूं सर, क्योंकि ये 2-3 मुद्दे हैं, पॉलिटिक्स भी इसमें काफी ज्यादा है। एक तरफ एनसीपी कहती है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन था क्योंकि बीजेपी का एक कार्यकर्ता साफ साफ दिखाई पड़ा, जिस तरीके से एक सेल्फी आई एनसीबी की कस्टडी में, एक व्यक्ति जो अपने आप को विटनेस बताता है, जिससे क्रेडेंशियल्स खुद ही अंडर क्वेश्चन है, उसके ऊपर खुद एक केस है, ऐसे व्यक्ति को वो विटनेस बनाकर लेके जाते हैं। वो आर्यन खान को और बाकी लोगों को पकड़ के लेकर आ रहा है जैसे कि वो एक एनसीबी का ऑफिसर हो, सेल्फी खींच रहा है। सर, इससे आपको कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोसेस है, लोग जो क्रिटिक्स हैं उसको इस पर सवाल खड़े करने का मौका मिल रहा है, इस पर राजनीति करने का भी मौका मिल रहा है। देखिए, इसीलिए मैंने पहले भी टिप्पणी की थी कि ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो आज के दिन में एक साल भर से मैं देख रहा हूं, खास करके सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से, कि ये एक मीडिया ग्लेयर में आने की उनमें एक प्रोपेंसिटी आ रही है। और आपको यहाँ रिया चक्रवर्ती को भी अल्टीमेटली हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट किया तो यही कहा कि ग्रांट किया कि भाई व्हाट्सएप चैट में इस तरह से जहां कोई ऐसा, हालांकि वहां पर परचेज का बहुत क्लियर एविडेंस था। तो यहाँ ये जो एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो मुकुल जी ने भी बात कही, ये दुरुपयोग जब होता है इस एक्ट का, और जब इस तरह से किसी के इनोसेंट आदमी पे अगर उसको गलत तरीके से कस्टडी में लिया जाता है, तो कल को कोर्ट को उस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए। और जहां कोर्ट ये फाइंड करे कि ये बिना और बिना कंजम्पशन, ना बिना पेडलर के एलिगेशन पे, अगर एनसीबी ने एक दिन पे कस्टडी में रखा है तो किसी ना किसी ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए कि आपने इसको लिया क्यों। कायदे से इस तरह के मामले में फोन जब्त करके बच्चों को घर 2-4 घंटे इंटरोगेट करके घर भेज देना चाहिए था। जरूरत पड़ती तो अगर व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करके कुछ और निकलता दोबारा बुला ले सकते थे। बट इसमें अरेस्ट तो मेरे हिसाब से बनता ही नहीं, कतई नहीं बनता। ये साल भर पहले तक होता भी नहीं था। आपको मैं बता रहा हूँ, साल भर पहले कंजम्पशन को कभी नहीं अरेस्ट करते थे। हमेशा जो ट्रैप जो होता है ना, जहां आप कहते हैं कि ट्रैप जाकर के वो एनसीबी बैठती है जाकर के, वो ट्रैप होता है कि सप्लायर आएगा उसको ट्रैप करेंगे जी। कभी भी ट्रैप कंज्यूमर के लिए नहीं सेटअप होता। ये तो मतलब ये तो एक तरह से कंज्यूमर तो एक तरह का विक्टिम है अगर आप सच पूछिए तो। दिस इज मोर ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम। और आज इस तरह से अगर हम पीढ़ी के बच्चों को अगर हम अंदर ले जाने लगेंगे ऐसे रूटीनली, तो उनका करियर ही हम खराब कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम? वी आर नॉट। और जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल जो उनके घूम रहा है, वो तो इतना ज्यादा सवालिया निशान उठाता है कि कोर्ट को तो इस ग्राउंड पे ही डायरेक्ट करना चाहिए कि एनसीबी के ऑफिसर जो भी कर रहा था रेड, उसको सस्पेंड किया जाए और उस पर इंक्वायरी की जाए कि कौन उनके साथ घूम रहे थे। क्योंकि जब तक कोर्ट कभी इस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेगा, इस तरह का इलीगैलिटी होता रहेगा। और ये बहुत गलत चीज हो रहा है इस देश में, जो कि एक जो कहा जाए एक हाई हैंडेडनेस है इन एजेंसीज का, कि वो जाकर किसी को भी उठा लेते हैं। आपको याद होगा उसके रिया चक्रवर्ती वाले में कितने सेलिब्रिटीज को एनसीबी बुलाती थी, दिन भर बैठाती थी। बिल्कुल। दीपिका पादुकोण सुन रहे आ रहे हैं। अब उससे क्या मीडिया ग्लेयर लगता था, दिन भर के कैमरा लगे रहते थे। रोज जो है वो आपके शोज में चलता था कि आज दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, आज उसको बुलाया गया, उसको बुलाया गया। और ये आप एनसीबी खाली उस मीडिया का मजा ले रही है। तो ये जो टेंडेंसी है एजेंसीज की,
कि मीडिया ग्लेयर लेने के लिए बनिस्बत की सही काम करे, मीडिया ग्लेयर का काम करे, मेरे हिसाब से बहुत गलत टेंडेंसी हो रही है और इसमें किसी को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कोर्ट को। सर विकास जी, मैं आपको जाने से पहले बस एक सवाल और पूछ रहा था, क्योंकि वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। आप उसमें जो सुशांत की फैमिली है उसकी तरफ से आप वकील भी थे, आप उस समय जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन थी उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है सर एनसीबी ने जिस तरीके से पूरे केस को, जो ड्रग्स वाला केस था सुशांत के से जुड़ा हुआ, उसमें जितने सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया, जिस तरीके से कहीं ना कहीं इतना मीडिया ग्लेयर, सारा जो फोकस था वो जो अक्यूज था, जो एलिगेशन था मर्डर का, उससे ज्यादा इन सेलिब्रिटीज पे चला गया और अल्टीमेटली मिला कुछ है नहीं इनके खिलाफ। देखिए इसमें बड़ा आपने अच्छा एक सवाल पूछा है। नारकोटिक्स के केस में भी कुछ नहीं हुआ और उस नारकोटिक्स के केस के चक्कर में सीबीआई का केस बिल्कुल लोग भूल गए और आज के दिन में कोई सीबीआई के केस के बारे में बात भी नहीं कर रहा। सच पूछिए तो आज के दिन में आप लोग को पूछना चाहिए कि सीबीआई में हुआ क्या, सीबीआई क्यों नहीं बता रहा है कि इस मामले में इतने दिनों से क्या कर क्या रहा है। तो ये जो है ये जानबूझ के किया गया या ये कोइंसिडेंटल था मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी न किसी वजह से नारकोटिक्स के केस चलने के वजह से सुशांत सिंह के केस को दबा दिया गया और जिसके लिए मेरे को बहुत दुख है कि आज के दिन तक सीबीआई इस मामले में क्यों नहीं कुछ कर रहा, क्यों नहीं इस बात को सामने ला रहा कि अल्टीमेटली हुआ क्या था वहां पर, उसके साथ क्या उस रात हुआ और किस तरह से उसकी मौत हुई। मुकुल जी, इन कंक्लूजन में आपसे बस ये जानना चाहता हूं सर, क्या एनसीबी को भी किसी ना किसी तरह की जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या कोर्ट उनके खिलाफ, जैसे विकास जी कह रहे थे कि जिस तरह के सस्पिशियस लोगों को साथ में लेके घूम रहे थे एज अ विटनेस, जिस तरीके से पूरा कंडक्ट रहा है, और सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी भी बात अगर हम करें, तो क्या एनसीबी के लिए भी कहीं ना कहीं एक इनवर्ड लुकिंग, एक अपने आप के बारे में सोचने का, एक इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम है सर? बिल्कुल ये बात सही है आपकी। देखिए, कोर्ट को पूरा अख्तियार है टिप्पणी करने का, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे अक्यूज की साइड हो। जो गलत कर रही है कोर्ट टिप्पणी कर सकती है। कोर्ट कह सकती है कि भाई अपनी अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन करिए कि ये किस तरह से हो रहा है, चाहे एनसीबी है, चाहे सीबीआई, चाहे कोई भी है। पर जैसे मैंने आपको कहा, अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा गौर से कोर्ट नहीं देखती, ना अक्यूज देखता है। अगर उसको बेल मिल जाए तो वो कहता है चलो गंगा नहाए, बेल मिली हम आगे चले, तो कोई इस इशू को परसू नहीं करता। लेकिन ये जिम्मेदार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इन्हें अख्तियार है लोगों को जेल में डालना, रिमांड मांगना, बेल अपोज करना। तो ये लिबर्टी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोर्ट भी टिप्पणी करें और मैं तो सुझाव दूंगा कि एनसीबी, सीबीआई वगैरह के जो सीनियर अफसर या हेड हैं या पुलिस के हेड हैं, उनको रेगुलर तरीके से अपनी एक ऑडिट करनी चाहिए कि भाई पिछले एक साल में हमने कितने केस दायर किए, कितने रिमांड डाले, कितनी बेलें अपोज करी, उनकी बेलें हुई या नहीं हुई, और कितनी हमारी कन्विक्शन हुई या कितनी अक्यूटल हुई। जब तक आप ये पूरा ऑडिट नहीं करेंगे हर साल 2 साल में, तो सिर्फ आगे आगे आप लुढ़कते जाएंगे, पूरे तजुर्बे का फायदा नहीं होगा। तो तजुर्बे का फायदा तभी है जब इसके आंकड़े रेगुलरली देखे जाएं और उस तरीके से आगे जाके अपना रास्ता सीधा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी, पिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस। पिंकी जी हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ज़रूरी था कि इस पर थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव भी हम समझें कि कहाँ पर लूप होल है, क्योंकि इस केस के लिए सवाल ज़बरदस्त तरीके से उठाए जा रहे हैं। और जैसे इन दोनों केसेस का मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता था, जो एक तरफ उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जो मुंबई में हो रहा है, लेकिन बात बार बार इसी पे आ रही है कि एक तरफ प्रिविलेज आपको 5-6 दिन की मोहलत दिला रही है, दूसरी तरफ एक बड़े बाप का बेटा होना, प्रिविलेज जो है, क्या वो आपके ऊपर एक सजा बनकर टूट रही है। मेरे साथ इस वक्त मुनीश भल्ला साहब भी जुड़ रहे हैं, एनसीबी के पूर्व अधिकारी हैं। मुनीश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। रिजवान सिद्दीकी साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। मोनी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, प्रोसेस को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं एनसीबी के ऊपर, कैसे आप इस केस को देखते हैं? क्योंकि जैसे आपने अभी सीनियर लॉयर्स को भी सुना, वो सीधा सीधा कह रहे थे कि ये तो एक तरह की ब्लंडर है, जिस तरीके का पूरा प्रोसेस हमने अभी एनसीबी का देखा है इस पूरे केस में।
मुझे लगता है कि कुछ संपर्क हमारा टूट गया है वहाँ पर। कोशिश करेंगे फटाफट अपने सारे गेस्ट के साथ हम दोबारा जुड़े। आप ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये एनसीबी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से एनसीबी का क्या काम रहा है। लगता है कि एनसीबी हेडलाइन हंटिंग में शायद पिछले कुछ दिनों से फंसी हुई है। मैं इसी सवाल को लेकर जो एनसीबी के पूर्व अधिकारी उन तक भी जाना चाहूंगा जैसे ही हमारा उनका संपर्क जुड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त आर्यन का जो केस है उसमें जो राजनीति खेली जा रही है उसको लेकर काफी सारी बातें करी जा रही हैं। सिद्धार्थ लूथरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, बहुत सारे बड़े केसेस देखते हैं, लड़ते हैं। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर लूथरा हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, आपकी क्या ओपिनियन है जिस तरीके से हमने इस पूरे केस को अभी तक देखा है। आर्यन खान जैसे सवाल बार बार पूछा जा रहा है, इज ही पेइंग द प्राइस ऑफ बीइंग द सन ऑफ अ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी? The answer is of course yes. The problem और तकलीफ हमारे यहाँ ये है कि बड़े माता पिता का बच्चा होना एक गुनाह हो गया है। एक मैं आपसे सिंपल सी चीज बताऊं, एक केस होता है, 3-4 हजार लोग एक पार्टी पे होते हैं या 500 लोग होते हैं, आप चंद 15-17 लोगों को उठा लेते हैं, उनको आप चाहते हैं कि आप उनको कहते हैं कि जी ये गुनाहगार हैं और आप उनके अगेंस्ट प्रोसीड करते हैं। एनडीपीएस के कानून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साहब कोई रिकवरी तो है होनी चाहिए। और पिछले कुछ सालों में इन्होंने यही चीज कर्नाटका में की, यही चीज इन्होंने वहां की छत्तीसगढ़ में, और वहां दुख की ये बात है कि इन ऐसे केसेस में बेल सुप्रीम कोर्ट तक जानी पड़ी, हाई कोर्ट तक जानी पड़ी, क्योंकि रिकवरी इनकी होती नहीं। ये करते ये हैं कि अरेस्ट की उठा लिया, उसके बाद एक के बाद एक बयान लिखते गए को-अक्यूज के, एक गुनाहगार का बयान लिखा और दूसरे का लिखा और तीसरे का लिखा, और उनको मिला के बयानों को अक्यूज को बना दिया कि जी ये बहुत बड़ा पर्सन है। मैं एनसीबी से एक चीज पूछना चाहूंगा कि कितने साल हो गए कि इन्होंने किसी ड्रग मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को पकड़ा हो, और अगर इनके पास स्टैटिस्टिक्स या केसेस हैं तो जरा दिखा दें पब्लिक में जी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस केस में ये नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे फैक्ट नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्यन खान यूजर है, पर इनकी कोशिश होती है कि यूजर और बायस्टैंडर्स को उठा लो। और अगर आप व्हाट्सएप चैट पे रिलाई कर रहे हैं तो साहब व्हाट्सएप चैट क्या कहती है, आप एक प्रूफ ऑफ सेल, परचेज और यूटिलाइजेशन, और मैं आपको एक और चीज बताऊं इस कानून में, अगर कोई आदमी सेल्फ कंज्यूमर भी है तो वो भी अवेलेबल है। उसके बाद अरेस्ट की क्या जस्टिफिकेशन है? इसलिए मेरा मानना है कि आप अगर इस तरह अरेस्ट की पावर यूज करते रहेंगे क्योंकि आपके पास कानून है, तो ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। सिद्धार्थ साहब, सर आपसे मैं चाहता हूं बस हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ मोनीश भल्ला साहब भी जुड़ रहे हैं। ये फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर हैं, केस इनको प्रोसेस पूरी पता है, एनसीबी किस तरीके से काम करती है वो पूरी तरीके से पता है। भल्ला साहब, आपका क्या कहना है सर, जो सवाल उठ रहे हैं इस पूरी प्रोसेस के ऊपर? सबसे पहला सवाल कि एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को जो खुद भी एक संदेह के घेरे में है, उसका पूरा जो कंडक्ट है, उसका जो पूरा चरित्र है, वो भी केसेस उसके ऊपर लगे हुए हैं, वो एक पूरे तरीके से संदेह के घेरे में है, वो आपकी तरह विटनेस बन के जाता है। वही आदमी आर्यन खान और बाकी एक्यूज को पकड़ के लाता दिखाई पड़ता है, वो फिर कस्टडी में फोटो खींचता हुआ दिखाई पड़ता है, और उसके बाद खुद एनसीबी कोर्ट के सामने पहली बार जब इनको लेके जाती है तो कहती है कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन कुछ व्हाट्सएप चैट है, इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे, हमें एक दिन की कस्टडी दे दीजिए। क्या जस्टिफाई करता है एनसीबी का एक्शन? देखिए, मैं आप चैनल पे थोड़ी देर से कुछ चीजें सुन रहा था। काफी सीनियर लॉयर्स ने भी इसके बारे में कुछ बात की, काफी लोगों ने इसके बारे में कहा, पर मेरे अपने व्यूज में आपको इसमें देता हूँ। मेरे व्यूज इसके मैं आपको ये पहले बताऊं कि एनसीबी जो है बहुत एक प्रोफेशनल एजेंसी है। कई साल हमने उधर काम किया। अभी हमारे एक मित्र कुछ कह रहे थे इस पे कि कोई फैक्ट्री पकड़ी हो, कुछ पकड़ाओ। मेरे खुद के 3-3 टन के सीजर्स हैं, ठीक है, और कई लोग अरेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। और एनसीबी ने पिछले साल ही करीब 300 रेड की हैं, 300 के ऊपर लोगों को अरेस्ट किया है। अभी अभी आपने देखा मुद्रा कोर्ट पे 3 टन माल पकड़ा गया है। तो एनसीबी अपना काम करती है, पर आप एक मिनट से बात समझें कि कोई भी चीज जब तक कोई कंज्यूमर नहीं हो तब तक उस चीज की बिक्री नहीं होती है।
कंज्यूमर कौन है, आपका जो एंड यूजर कौन है। आपके पास दो तरीके हैं किसी चीज को पहुंचने के। एक है आप एक एंड यूजर को पकड़ के आप वो कड़ी को ऊपर लेके जाएं, ठीक है, और ऊपर की आपका जो कड़ी है उसको आप जोड़ें, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है, एनसीबी एक लंबा काम करती है। आपको ये पिछले साल जब और ये जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं आपने, जब मुझे पूछा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन विटनेस था, देखिए इस केस में जहां तक मेरी जानकारी है 4-5 पंचनामा बने होंगे, और अगर 4 पंचनामा बने हैं तो कम से कम 8 विटनेसेस होंगे, ठीक है। तो विटनेसेस जो है इसके अंदर रियल टाइम विटनेसेस लेने पड़ते हैं और बहुत मुश्किल है, और आपको कोई रिस्पेक्टेड विटनेस लेना पड़ता है इसमें, ठीक है। अगर कोई विटनेस है जो पॉलिटिकल पार्टी का भी है तो वो इसके लिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से इसलिए विटनेस नहीं लिया जाए, ठीक है। तो वो विटनेस है और हर एक विटनेस कोर्ट के अंदर जाके उसका एग्जामिनेशन होगा। पहले आप समझिए इस बात को, ये विटनेस ने खाली पंचनामा साइन कर दिया ऐसा नहीं है। ऑल विटनेसेस विल बी एग्जामिन्ड इन द ड्यू प्रोसेस इन द कोर्ट। बट सर भल्ला साहब, मुझे आप ये बताइए कितने ऐसे विटनेस होते हैं सर, कितने ऐसे विटनेस होते हैं जो अक्यूज को हैंडल करते हुए दिखाई पड़ते हैं? कितने ऐसे विटनेस होते हैं जो कस्टडी के अंदर भी एनसीबी के ऑफिस के अंदर फोटो खींचते दिखाई पड़ते हैं? और इसके क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कुछ और लोगों को पकड़ा गया था जिनको एनसीबी ने कहा कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला, उसमें से एक बीजेपी लीडर के रिश्तेदार भी हैं, उनको छोड़ दिया गया। तो फिर यही सवाल आर्यन के लिए भी पूछा जा सकता है, जब इनके पास कोई बरामदगी नहीं हुई तो फिर इन्हें किस लिए रखा गया? सुनिए, मैं भल्ला साहब को कुछ कहना चाहूंगा, एक मिनट मुझे कहने दीजिएगा। सिद्धार्थ लूथरा जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें। लूथरा साहब बताइए। ये कहना चाह रहा हूं भल्ला साहब से, मेरा एक प्रश्न है। भल्ला साहब इज अ वेल नोन रिस्पेक्टेड ऑफिसर एंड वी नो हिम वेल। क्वेश्चन इनकी इंडिविजुअल ऑफिसर की बात नहीं है, मेरा कहना कुछ और है। जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये स्टैटिस्टिक्स से बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिविजुअल ऑफिसर्स का रोल नहीं है, बताएं कि कितनी है। और अगर इनका कहना था कि हमने एक आदमी को यूजर को लेटर से पकड़ लिया, उससे हम कड़ी बना रहे हैं, पकड़ लीजिएगा, बट अरेस्ट क्यों नेसेसरी है? अरेस्ट की क्या जस्टिफिकेशन है? आज तक मैं एनसीबी में, और आपको बताऊं, आपने यही किया। एक एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस थी, उसके लिए आपने बहुत बड़ा चढ़ा के किया कर्नाटका में। उसकी बेल, क्योंकि मुझे याद है मैं ही पेश हुआ था, मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं ही पेश हुआ। अभी छत्तीसगढ़ में 3-4 बेलें सुप्रीम कोर्ट से हमें करानी पड़ी, क्योंकि इनकी बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जी। 8 लोग अरेस्ट होते हैं, 7 के पास कोई रिकवरी, 5 के पास कोई रिकवरी नहीं है, 3 से रिकवरी होती है। 3 की रिकवरी ऐड करके कहते हैं जी ये कमर्शियल क्वांटिटी, इसलिए बेल ना दी जाए, और इसी चक्कर में बेल नहीं मिलती जी। ये लॉजिक लीगली अनसस्टेनेबल है, अनजस्टिफाइड है। Such arrests are not only immoral, they are illegal. भल्ला साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। Arrest is not the necessity of any investigation. And I've also now practiced for 30 years, both as a prosecutor, as a defense lawyer. Absolutely. This is absolutely perverse what they do. भल्ला साहब जवाब दीजिए। सवाल कुछ बड़े गंभीर सवाल उठाए सिद्धार्थ लूथरा साहब ने। इस केस में ठीक है, आपकी बात एकदम सही। लूथरा साहब ने जो बोला मैंने सुना। पहली बात है, हम 2 चीजें इसमें मैं आप सबसे 2 चीजें सवाल मैं करना चाहूंगा कि क्या अगर ये सेलिब्रिटी का सन है या जितने लोग इसमें साथ में जुड़े हुए थे, अगर वो कंजम्पशन करते हुए पाए जाते हैं या किसी के पास से क्वांटिटी रिकवर होती है या किसी ग्रुप के साथ से क्वांटिटी रिकवर होती है, जैसे पंचनामा में इसमें जो मैंने आपके चैनल भी देखा था, पंचनामा में क्या मेंशन किया है, तो क्या इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था? पहला सवाल। और अगर अरेस्ट किया है, अगर 6 मंथ की है, इसमें अगर कंजम्पशन करते हैं, अगर वो मानते हैं कि हम कंजम्पशन करते हैं, हम एडिक्ट है, तो उनको 64 के अंदर उनको बॉन्ड देके छोड़ सकते थे। इनके एडवोकेट जाके हमको छुड़ा सकते थे कि बॉन्ड देके छोड़ सकते हैं, आप डी एडिशन कैंप में चले जाएं, प्रोसेस है उसका। पर आपको मानना ही नहीं है कि आप कंजम्पशन भी नहीं करते थे, ठीक है, कंज्यूम नहीं करते थे, वो अब बात की बात है। बट क्या ये बात सही है कि 6 महीने की जेल अगर हो रही है तो आप अरेस्ट नहीं कराया जाए? और उसको बेल जो देगा कौन देगा? सर लेकिन कंजम्पशन तो तब प्रूव होगा ना जब आप कुछ मेडिकल कराएंगे या उनके पास से कुछ वहां पर रिकवरी होगी। आप तो खुद जाके कोर्ट में कह रहे हैं कुछ रिकवरी नहीं हुई और आपने मेडिकल भी नहीं कराया, तो ये एक बात कैसे मान ली जाए कि वो कंजम्पशन कर रहे थे? हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी साहब भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी साहब भी जुड़ रहे हैं, ये भी वकील हैं। रिजवान साहब, आप भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के वकील रहे हैं। बार बार सवाल जो उठ रहा है और कई सारे सीनियर लॉयर्स ने इस बात को उठाया है कि कहीं ना कहीं लगता है कि आर्यन खान इज पेइंग द प्राइस, क्योंकि वो एक उनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम है। आपका क्या इस पे व्यू है सर? देखिए, मैं एब्सोल्युटली नॉन बायस्ड तरीके से कुछ बताना चाहूंगा, नॉट टेकिंग एनी साइड्स, नॉट टेकिंग साइड्स ऑफ एनी पार्टी,
जो पॉइंट ऑफ लॉ है वो बहुत क्लियर है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं दे फील दैट दे आर डूइंग द ड्यूटीज एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ, बट कई दफा क्या होता है, देयर इज अ स्लिप एंड जिसकी वजह से आर्टिकल 21 के जो फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज है सिटीजन्स के वो अग्रीव्ड हो जाते हैं वो, एंड जो अरेस्ट है वो अनकॉल्ड फॉर अननेसेसरी भी हो जाता है। अगर इस तरीके का कोई भी एलिगेशन है कोई ऑफिसर के अगेंस्ट कि कोई ऑफिसर हैज वो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है जो नहीं करना था उनको, और प्रोविजंस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया, प्रोसीजर्स ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया और अरेस्ट किया है, तो इसके लिए भी लॉ है, सेक्शन 166 है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में 166A भी आया है कि अगर कोई लॉ ऑफिसर अगर लॉ नहीं फॉलो किया कर रहा है तो उसको पनिश किया जा सकता है। और अगर किसी का इलीगल अरेस्ट हुआ है तो उसके लिए भी आर्टिकल 21 है, व्हाट यू कॉल सीआरपीसी में प्रोविजन है 482, जिसके अंदर आप मूव कर सकते हैं कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट को बता सकते हैं कि इलीगल अरेस्ट है और ऑफिसर ने प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया है, और उसी के अंदर आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। There are established procedures for that also. There are Supreme Court decided case laws for that also. But Mr. Siddiqui, the problem is कि जो इस बीच में जो इस तरीके के एक लूथरा साहब, मैं आपके पास इसको लेके आना चाहता हूं, जो एक थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो एनसीबी के लगातार दिखाई पड़ता है इस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस में, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हो, जैसे आपने बताया इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी बड़े सारे लोगों को परेड कराई थी एनसीबी ने। हेडलाइन हंटिंग टाइप ऑफ एन एक्ट लगता है, निकलता उसमें कुछ है नहीं। तो जब तक आप ये सब बातें एक्सरसाइज करते हैं अपने लीगल राइट्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा जो शायद एक स्पेशली एक नौजवान 24-25 साल का बच्चा, 21-22 साल का बच्चा गोज थ्रू इट। आर्थर रोड जेल में आज उनको रखा गया है जो हार्डन क्रिमिनल के लिए है। सिद्धार्थ लूथरा साहब, 3 करोड़ से ज्यादा लोग सरकार मानती है कि इस देश में कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं, क्या अब एनसीबी सब एक एक व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल देगी? नहीं, देखिए, एनसीबी चाहती तो है कि सबको पकड़ के रख ले, उसमें तो उनका प्रेरोगेटिव है। मेरा कुछ और कहना है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक बारी भूल जाइए कि ये किस फैमिली से है। किसी जवान आदमी या कोई शख्स, लेट अस अज्यूम फॉर अ मोमेंट कंज्यूमर है, भला साहब ने कहा कंज्यूमर है, उनके वकील को जाके दलील देनी चाहिए कि साहब इनको 64A में छोड़ दीजिए पर्सनल बॉन्ड पे। मेरा मानना ये कि जब आप लोगों ने बयान रिकॉर्ड किया, लेट अस अज्यूम एक बच्चा कहता है, एक जवान आदमी, एक आदमी अडल्ट आदमी कहता है कि मैं कंज्यूमर हूँ, उससे आपकी रिकवरी नहीं होती, तो आप वकील की क्या वेट कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके लिए भी लिखी है, 64A तो आपके लिए भी लिखा है, आप ही उनको पेश कर दीजिएगा फॉर डी एडिक्शन। सो एक चीज समझनी चाहिए, एंड दिस इज अ मोर फंडामेंटल थिंग, व्हाई अरेस्ट? कभी हमें ये पूछना पड़ेगा हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस देश से, बिल्कुल, व्हाई अरेस्ट? और इसमें मैं आपको ये भी कहूं कि मैं मीडिया को भी कुछ हद तक गुनाहगार मांगूंगा, बिकॉज इस केस में तो आप कह रहे हैं कि जी बड़े बाप का बेटा इसको गलत अरेस्ट किया। हर केस में आप लोग ही कहते हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं किया। इसी चक्कर में एनसीबी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, एनआई हो, ये सब प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, तो कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा, अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज, इट इज एन एक्सट्रीम नीड। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1997 में कहा, हाल में कई बार कहा, लेकिन एक स्टेज आ गई है, कानून तक बदल गया 7 साल की सजा के ऑफेंसेस में। पर कहीं हमें ये रियलाइजेशन होनी पड़ेगी कि अगर हम ब्लाइंडली अरेस्ट प्रोविजंस फॉलो करते रहेंगे तो ये सोसाइटी में तबाही हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बताऊं, कोविड के दौरान हमारे यहाँ 5 लाख अंदाजन प्रिजनर थे। सुप्रीम कोर्ट ने जेल खाली कर दिए, करीबन 80-90 हजार लाख रह गए। क्राइम बढ़ा, नारकोटिक्स ऑफेंसेस बढ़े, टेररिज्म बढ़ा। कोई स्टैटिस्टिक्स तो देखिए जरा। बिल्कुल, और ये सब सवाल हर राइट माइंडेड सिटीजन को पूछना पड़ेगा कभी ना कभी। मेरे पास क्योंकि पूरा समय खत्म हो गया, आप लोगों को भी इसका, मीडिया को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है सर, और मैं आपकी इसी बात पे छोड़ देता हूं कि एक लार्जर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। सिर्फ आर्यन खान के केस में नहीं, ऐसे कई सारे केस हैं जिसके बारे में शायद हम लोग बैठ के बात भी नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सालों साल निकल जाते हैं इस उम्मीद में कि उनको शायद बेल मिल पाएगी। अंडर ट्रायल्स की एक बड़ी समस्या है और इसको शायद एक बड़े लेवल पर देखना जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर जैसे कि बात हो रही थी कि मीडिया भी क्या प्रेशर बनाता है, हम भी हो सकता है कि कई बार हम भी बेजा प्रेशर बनाते हैं, इस प्रेशर में एजेंसीज आ भी जाती होंगी, लेकिन जब एक स्टार्क डिफरेंस जिसको कहते हैं दिखाई पड़ता है कि एक तरफ एक मंत्री जी का बेटा है जिसको पुलिस इतना समय दे रही है कि वो
302 जैसे मुकदमे में जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि देश में कहीं और ऐसा होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा व्यवहार होता, उसको जब नहीं पकड़ा जाता है और दूसरी तरफ जब एनसीबी खुद कहती है कि कंजम्पशन की इनके पास से कोई बरामदगी नहीं है और इतनी तत्परता से किसी को पकड़ लेती है, तो सवाल तो जरूर उठेंगे कि क्या दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।